दोस्तों हाल ही में आई हुई केरला स्टोरी मूवी को आप सभी लोगों ने देखा होगा और उस मूवी के अंदर आप लोगों ने ये देखा कि आखिर कैसे कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से ही भगाया गया, कैसे ही उनके ही मातृभूमि, उनके ही वतन से उनको निष्कासित कर दिया गया और कैसे वहाँ की हिंदू महिलाओं के साथ जबरन बलात्कार किए जाते थे और कैसे वहाँ के लोग अपील किया करते थे मस्जिदों से कि तुम लोग चले जाओ, लेकिन यहाँ से अब तुम अपनी माताओं और बहनों को यहाँ से छोड़ के जाओ। इनको हम लोग हरम में रखेंगे। हरम का मतलब है कि उनको हम लोग वेश्या बना के रखेंगे। दोस्तों ये घटना आप लोगों ने बहुत सुनी है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी घटना की जिसके बारे में आप लोगों ने ना आज तक कभी सुना होगा, ना कभी किसी के बारे में कभी सोचा होगा। दोस्तों हमारा देश भारत में ही 90 की दशक में हुआ और इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल जिसकी कहानी आज तक हमारे इतिहास के पन्नों में छुपा दी गई और इसके बारे में कहीं जिक्र हुआ तो हाल ही कुछ दिन पहले जब किसी एक डायरेक्टर ने ये डिसीजन लिया कि इसके ऊपर एक मूवी बनाई जाएगी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी स्टोरी की जहाँ पे 300 से भी ज्यादा हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, उनके साथ यौन शोषण किया जाता है और उनके साथ रेप भी किया जाता है और बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है। हालांकि तरह तरह की उनको ब्लैकमेलिंग का सामना भी करना पड़ता है। कुछ लोग इस बारे में गवाही देते हैं और कुछ लोग इससे मुकर जाते हैं और कुछ लोग अपने घर की और अपनी समाज की इज्जत को देखते हुए सुसाइड भी कर लेते हैं। पर दोस्तों ये कहानी सिर्फ इतनी से नहीं, ये कहानी इतनी बड़ी थी कि इसके अंदर 300 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ रेप किया गया था। दोस्तों 300 तो एक ऐसा डेटा है जो ऑफिशियल लॉन्च किया गया था, लेकिन अनऑफिशियल डेटा भी ऐसे बहुत सारे होते हैं जो लोग समाज में आते नहीं और जो लोग अपने परिवार की बदनामियों से डरते हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस घटना की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन राजस्थान के अजमेर के लोगों को 21 अप्रैल 1992 के दिन जो वहाँ का एक लोकल अखबार नवज्योति वहाँ की अपनी एक रिपोर्ट में ये पब्लिश करता है कि अजमेर में एक इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल चल रहा है जहां पर 300 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है और उनके साथ ब्लैकमेल, हैरेसिंग और तरह तरह की एक्टिविटियां कराई जा रही है। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, इस घटना के अंदर ना सिर्फ एक इंसान बल्कि एक पूरी गैंग शामिल थी। और दोस्तों उस गैंग का जो मुखिया था, जो अजमेर शरीफ की दरगाह में रहने वाले कुछ लोग हुआ करते थे, वो लोग थे। दैनिक नवज्योति नाम का ये अखबार जब इस घटना को वहां पे अपनी अखबार में पब्लिश करता है तो वहां पे लोगों को पहले विश्वास नहीं होता। लोग उस टाइम पे ऐसा सोचते हैं कि ये कोई ना कोई एक साजिश होगी जिसमें यहाँ के लोगों को और यहाँ के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा होगा। हालांकि दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में आज भी लोग अजमेर शरीफ की दरगाह पे अपनी गांड उठाने जाते हैं और वो कायर और दोगले हिंदू है जो वहां पे जाके भारतीय संस्कृति में रहे इतने सारे देवताओं को छोड़कर अजमेर शरीफ की दरगाह पे जाकर वहां चादर चढ़ाने जाते हैं। और दोस्तों इसमें से मुख्य कहानी आती है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, 300 से भी ज्यादा लोग लड़कियों का बलात्कार हुआ था, लेकिन एक भी आज तक पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं की गई थी। तो इसमें सबसे बड़ा एक रोल पुलिस का भी होता है कि अब ऐसा तो होगा नहीं कि 300 से भी ज्यादा लड़कियों का बलात्कार हुआ हो और वहां की लोकल पुलिस को इस बारे में कुछ ना पता हो। दोस्तों ऐसे केसों में जहां तक देखा गया है कि लोकल पुलिस कहीं ना कहीं से पैसे या रिश्वत लेते हुए जरूर देखी जाती है या पकड़ी जाती है, लेकिन बाद में पुलिस के ऊपर कोई एलिगेशन ना लगाया जाए या हालांकि गवर्नमेंट को किसी कटघरे में ना खड़ा किया जाए तो पुलिस के जो केस होते हैं उसको घुमा दिया जाता है। हालांकि दोस्तों इस खबर को पढ़कर अजमेर के लोगों में कुछ ज्यादा चेंज हुआ नहीं, लेकिन ये घटना तब सामने आई जब 15 मई को एक पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज की जाती है जहां पर एक लड़की जाकर ये गवाही करती है कि मेरे साथ रेप हुआ है। और दोस्तों इस घटना का पता तब चलता है जब मीडिया और प्रेस इस घटना को अपने न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स में पब्लिश करते हैं। और दोस्तों इस घटना की पूरी पुष्टि तब होती है जब पूरी अजमेर शहर में न्यूड फोटो लड़कियों के बांटे जाते हैं ताकि वो लोग अपने घर और अपने समाज की इज्जत बचाने के लिए कोर्ट में जाकर गवाही ना दें। हालांकि आप लोगों के मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ऐसे भी कौन लोग थे जिनके बारे में इतनी ज्यादा सस्पेंस तो क्रिएट जा रहा है। आखिर वो कौन से लोग थे जिसके पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो 300 से भी ज्यादा लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनका यौन शोषण किया करते थे, उनका रेप किया करते थे। दोस्तों ये जो घटना होती है जिसका आरोप शहर के सबसे बड़े रईस और ताकतवर खानदानों में से एक चिश्ती परिवार के ऊपर लगाया जाता है। चिश्ती परिवार में से जो नफीस चिश्ती और फारिद चिश्ती पर लगाया गया था, जिसके अंदर सामूहिक गैंग रेप जैसे भी मामले उसके अंदर दर्ज थे। दोस्तों अगर आपको ये ना पता हो कि आखिर ये चिश्ती परिवार है कौन, तो इसको जानने के लिए आपको इतिहास के कुछ पुराने पन्नों में जाना होगा। जब मोहम्मद गोरी भारत के ऊपर आक्रमण करता है 17 बार पृथ्वीराज चौहान द्वारा युद्ध में हराने के बावजूद, 18वीं बार जब वो भारत के ऊपर आक्रमण करता तो पृथ्वीराज चौहान को वो वहां से बंदी बना लेता है। पृथ्वीराज चौहान के युद्ध में हारने के बाद वहां की रानी संयोजिता को अपने हरम में रखने की बात मोहिउद्दीन चिश्ती रखता है। मोहिउद्दीन चिश्ती वो इंसान जो मोहम्मद गोरी का गुरु माना जाता था। आज भी आपने एनसीईआरटी और बहुत सारी बुक्स में ये जरूर पढ़ा होगा कि भारत में जो सूफी मूवमेंट हुआ था उसके अंदर मोहिउद्दीन चिश्ती बहुत बड़ा एक रोल हुआ करता था। तो दोस्तों चलते हैं इस कहानी के ऊपर। मोहिउद्दीन चिश्ती के परिवार से आने वाले ये लोग
अपने आप को मोइजुन चिश्ती का वंशज बताते हैं, जिसके कारण ये लोग बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। हालाँकि वहाँ पे जो लोग जाते हैं, वहाँ पे जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, ये पूरा परिवार वहाँ की जो अजमेर शरीफ की पूरी दरगाह है, वहाँ के लोगों को ये कंट्रोल करता है और वहाँ का जो मैनेजमेंट है, उसको ये देखता है। दोस्तों, जब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई, तो वहाँ पर ये देखा गया कि अजमेर शरीफ की दरगाह में रहने वाले जो देखभाल करने वाले लोगों में से भी खास करके जो मेन हुआ करते थे, उनका इसमें बहुत बड़ा एक रोल हुआ करता था। चैप्टर नंबर 4, आखिर ये लोग लड़कियों को फंसाते कैसे थे और आखिर वो लोग इन लोग को कन्विंस कैसे किया करते थे शारीरिक संबंध बनाने के लिए। 90 के दशक की शुरुआत में अजमेर में केवल 2 ही स्कूल हुआ करते थे, जिसमें एक सोफिया स्कूल हुआ करता था और दूसरा एक सावित्री स्कूल हुआ करता था। वहां पर जाके पढ़ने वाली लड़कियों को ये लोग टारगेट बनाया करते थे। अजमेर दरगाह के केयर टेकर यानी खादिमों के परिवार से आने वाले नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती ने अपनी खुली जीप और एम्बेसडर और बहुत भी महंगी-महंगी उस टाइम की कारों में घुमा करते थे। तो सिंपल सी बात है, जब 90 के दशक में जिसके पास कार होगी वो कोई मामूली इंसान तो होगा नहीं। तो उन लोगों के पास पैसा भी हुआ करता था और पॉलिटिकल एक पावर भी हुआ करती थी। जिसमें इस लड़कियों को फंसाने का एक मेन रूल हुआ करता था कि वो लड़कियों को पहले जाके बातचीत किया करते थे और उनको महंगे-महंगे गिफ्ट दिया करते थे। बाद में वो लोग कहीं न कहीं छुपके से उनकी एक प्राइवेट फ़ोटो ले लिया करते थे। उसके बाद वो लोग उनको ब्लैकमेल किया करते थे कि तुम लोग अपनी जो सहेलियाँ हैं, जो हमारी जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हमारी बात करवाओ और उनसे ये बोलो कि ये जो लोग हैं, ये वो काफ़ी सीधे-साधे परिवार से आते हैं और इनका बहुत सिंपल बैकग्राउंड है। तो ये कुछ तरीका हुआ करता था वहाँ की लड़कियों को फँसाने का। दोस्तों, इन लड़कियों के साथ ऐसे करके उनकी चुपके से शारीरिक संबंध बनाए जाते थे, उनका यौन शोषण किया जाता था, कभी-कभी उनका गैंग रेप भी किया जाता था और उसके बाद उनकी न्यूड फ़ोटो ली जाती थी ताकि वो लोग जाके बाहर किसी को ये ना बता सके कि उनका रेप हुआ है। अब दोस्तों, कोई भी एक सिंपल और मिडिल क्लास बैकग्राउंड से कोई बिलोंग करेगा, तो सिंपल सी बात है, कोई भी परिवार ये नहीं चाहेगा कि कोई जाके सोसाइटी में हमारे खिलाफ ये बताए कि हमारे यहाँ किसी की स्त्री का बलात्कार हुआ है। हालाँकि दोस्तों, इस सोसाइटी की बहुत ही ज़्यादा अजीब-सी अवधारणा है, जिसके अंदर जिसका रेप हुआ है, जिसके साथ वो घटना बीती है, वो जाके सोसाइटी में किसी को बोल नहीं सकती, वो भी किस लिए कि आखिर उनका रेप हुआ है। अब ये कहाँ का रूल हुआ कि कोई कहीं की इज़्ज़त लाके उसके योनि में रखा कि तुम अगर उसका बलात्कार करोगे तो उसकी जो इज़्ज़त है वो पानी में मिल जाएगी और जो बलात्कार करेगा उसको कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे तरीके से इनका रेप किया जाता था और इनको क्या किया जाता था, हैरेस किया जाता था। और बाद में जब ये लोग गैंग रेप कर लेते और ना ये सिर्फ एक दिन करते, बल्कि ये लोग बहुत टाइम तक उनका गैंग रेप किया करते थे। कुछ लोग इस घटना से इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि वो लोगों ने वहाँ से शहर छोड़ दिया और कुछ लोगों ने उस टाइम सुसाइड कर लिया, लेकिन वो केस आज तक किसी के सामने नहीं आया। लेकिन इस कहानी में ये सस्पेंस ये रह जाता है कि नफीक और फारूक जैसे बहुत सारे दोषी आखिर सब लोगों के सामने आए कैसे। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने ये बोला था कि लड़कियों की जो न्यूड फोटो हुआ करते थे, उनको ये लोग पेम्पलेट में प्रिंट करा के पूरे शहर में बंटवाया करते थे। तो दोस्तों, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेसों में पूछना चालू किया। तो दोस्तों, जब प्रिंटिंग प्रेसों में पूछना चालू किया तो जो प्रिंटिंग प्रेस का जो मालिक था, उसको सबसे पहले पुलिस उठाती है। इसके मालिक से जब पूछताछ करती है तो वो अपने बयान में ये कबूल कर लेता है कि ये प्रिंट मेरे ही प्रिंटिंग प्रेस से हुए हैं और ये फारूक और नफीस और बाकी और साथियों के भी नाम सामने रख देता है। हालांकि दोस्तों, बाद में ये सुसाइड कर लेता है। अब ये सुसाइड था या मर्डर, ये किसी को आज तक नहीं पता। तो दोस्तों, उस टाइम में तो कोई सेल फोन या सोशल मीडिया ये जितना ज्यादा एक्टिव हुआ नहीं करता था, या तो किसी नेट का भी आगमन हुआ था तो वो सिर्फ नाम के लिए हुआ था, लोग तो उसको ज्यादा यूज किया नहीं करते थे। तो उस टाइम सिर्फ अखबार चला करता था। तो दोस्तों, वहाँ के एक पत्रकार हुआ करते थे जो इंडिया टुडे में अपने काम किया करते थे, जिनका नाम मदन लाल था। उनकी हत्या करा दी जाती है। उनकी हत्या इसलिए कराई जाती है, फारूक और नफीस के खिलाफ वो वहां पे अपने पेपर में कुछ बयानों को लिख देते हैं। तो दोस्तों, पुलिस और गवर्नमेंट के डेटा में ये मेंशन है कि 300 से ज्यादा लड़कियों को बलात्कार हुआ था, जिसमें से सिर्फ 17 लोगों ने पुलिस में अपनी कंप्लेंट को फाइल कराया था। बाद में जो 17 लोगों थे, उसमें से सिर्फ 3 लोगों ने अपने बयान को कोर्ट में दिया था और बाकी के जो लोग थे वो अपनी बयानों से मुकर गए थे। कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर या तो उनका मर्डर कर दिया जाता था। राजस्थान के अजमेर जिले में हुआ ये कांड इतना ज्यादा बड़ा, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बीच में ये केस इधर उधर नाचता रह गया। लेकिन 1998 में अजमेर की एक कोर्ट ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने 2001 में उनमें से 4 लोगों को रिलीज कर दिया, बरी कर दिया। अब इसके अगर देखें तो 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 4 दोषियों को सजा और घटाकर 10 साल की कर दी, जिसमें से मोइजुल्लाह उर्फ पुतीन इलाहाबादी, इशरत अली, अरमर चिश्ती और शमसुद्दीन उर्फ माराडोना भी शामिल था। हालांकि दोस्तों, इस केस का जो मास्टरमाइंड था वो अभी तक पुलिस द्वारा पकड़ा नहीं गया है, उसको कोई भी सजा नहीं हुई है। तो 2007 में अजमेर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को भी दोषी ठहराया था, जिसमें अंदर खुद को
दिमागी तौर पर पागल घोषित करवाया और कोर्ट में ये अपील लगाई कि मेरी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिसके कारण मुझे छोड़ दिया जाए। हालांकि दोस्तों 2012 में उसने अपील की और 2013 में राजस्थान हाईकोर्ट ने फारूक चिश्ती की आजीवन कारावास की सजा को घटाते हुए ऐसा कहा कि इसने जेल में पर्याप्त समय को काट लिया है, जिसके बाद में उसको छोड़ दिया गया। और दोस्तों जो उसका भाई सलीम चिश्ती था, जो 2012 में सरेंडर किया था, उसको 2018 में भी छोड़ दिया गया, यह कहते हुए कि इन्होंने जो अपनी सजा है उसको काट लिया गया है। दोस्तों ये सिंपल सी बात है, 300 से भी ज्यादा लोगों का बलात्कार करने वाला इंसान आज भी हमारे देश में ऐसे खुलेआम घूमता है। लेकिन इस देश की अजीब सी विडंबना है कि कोई सरकार या किसी चीज को लेते हुए कोई आवाज उठाता है तो वैसे लोगों को ले जाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। हालांकि दोस्तों आज की दिनों में नफीस और फारूक चिश्ती जो आज पूरे सम्मान के साथ अजमेर में रहते हैं और वहाँ की जो दरगाह है उसको कंट्रोल करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप अगर यहाँ तक देखा है तो आपको मैं एक सिंपल सा छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो जाकर वहाँ की अजमेर की दरगाहों में जाकर पूजा करते हैं, जिसमें से वहाँ जाने वाले 98% वो हिंदू दल्ले हैं, वो हिंदू सेकुलर लोग हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि सभी धर्म समान है। सभी धर्म कैसे समान हो सकते हैं? पहली बात वो धर्म नहीं है, वो मजहब है। और जिन लोगों ने तुम्हारे ही हिंदू 300 से ज्यादा लड़कियों के साथ बलात्कार किया, उनके मस्जिदों में जाकर तुम दुआ उठाते हो। अगर तुम्हें पूजा ही करनी है तो उन महादेव की करो जिन्होंने माँ सती के ऊपर हल्की सी विडंबना आई थी, जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड को हिला के कर रख दिया था। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे अनेक वीडियो पाने के लिए भी फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, हर हर महादेव।